भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यहीं राजा जरासंध ने राज किया था, भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना दिया। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांति प्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु, जिसको कहा जाता है कोई शत्रु ही ना हो, यानी इसको अगर कठोर शब्दों में कहें तो जिसका शत्रु आज तक पैदा ही ना हुआ, या जो शत्रुओं का विनाश कर दे, उसी को कहते हैं अजातशत्रु। ये योद्धा बहुत बड़ा था, क्रूर भी वैसे ही था। अगर इसकी युद्ध नीति की बात करें तो इसने राजगीर रहते हुए किलाबंदी वगैरह कराया अपने क्षेत्र का। वैशाली, वज्जी, लिच्छवी तक अपना विस्तार किया। युद्ध में अधिक से अधिक क्रूरता फैलाई जा सके इसलिए उसने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक नए नए हथियारों का प्रयोग किया। यह युद्ध में किसी भी तरह का कोई भी नरमी नहीं बरतता था। और इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है कि यह शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दिया, बिंबिसार की। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। अजातशत्रु जब भी युद्ध में जाता था, कोई भी एक मानव प्रवृत्ति होती है, युद्ध में इतनी जनहानि होती है तो किसी का भी हृदय विचलित होता है। तो वह महावीर स्वामी के जैन धर्म से प्रभावित हुआ था और जैन भिक्षुकों को उसने शरण दिया था और उनके प्रति, जैन धर्म के प्रति आदर का भाव रखा था। साथ ही वो बौद्ध धर्म से भी बहुत प्रभावित हुआ था और पहली बौद्ध संगीति जो राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वो अजातशत्रु ने ही कराया था। महाकश्यप उसमें पुरोहित थे वहाँ पर। तो दोनों धर्मों से प्रभावित था। हालांकि अजातशत्रु शुरू में ऐसा नहीं था। अजातशत्रु स्वयं आजीवक संप्रदाय को मतलब ज़्यादा वो दिया था यहाँ पर। हालांकि वह हर धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव रखता था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, उसके प्रति प्रेरित होने के बाद उसके अंदर ये और भी चीज़ें आई। लेकिन एक चीज़ और भी देखा जाता है कि वह जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के बाद भी पूरी तरह हिंसा को नहीं छोड़ा था। वह अहिंसा और हिंसा दोनों के मध्य चलता रहा था। हालांकि दोनों धर्मों ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। ये बहुत सुंदर शहर है, चारों ओर पहाड़ियां हैं, लेकिन
अजात शत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई आक्रमण ही न कर पाए। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटली ग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहां एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम भी दिया गया, पाटलिपुत्र। जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था, तब गौतम बुद्ध यहां आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती हैं: अग्नि, जल और गृह कलह। आग, पानी और संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। नगर को 3 चीजों से खतरा रहेगा। फ्लड से, चूंकि गंगा के किनारे था, यह बात उनके जेहन में रही होगी। और आपसी कलह तो ये सामान्य बात है, इसको इन्होंने देख लिया था या महसूस किया होगा। और फायर की भी चर्चा उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं बाद में जो पाटलिपुत्र का विनाश हुआ है, उसमें अग्नि से भी इसके नष्ट होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब सती का पट यानी जांग का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पट्टन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वही यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजात शत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजात शत्रु हर्यंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ये समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही कर रही थी। धनानंद जो था वो नंद वंश का था, शासक था, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद के बाद उसकी दूरदर्शिता ज़्यादा नहीं थी, उसके नाम में ही उसके अर्थ छुपा है, धन से आनंदित होने वाला धनानंद। वो धन और भोग विलास में इतना विलीन हो गया कि अपनी जनता पर इतना टैक्स लगा दिया कि वो खुद उसकी जनता उससे परेशान होने लगी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त। अलग अलग स्रोतों से हमें समझ में आता है कि चाणक्य ये नाम उनके पिता के नाम से है। कैसे? चाणक्य का जो पुत्र है वह चाणक्य है, वसुदेव का जो पुत्र है वह वासुदेव है। तो उस तरह से चाणक्य का पुत्र चाणक्य, पर ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम है विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र की जो उन्होंने रचना की, उसमें उन्होंने स्वयं को कौटिल्य भी कहा है। इसलिए 3 नाम जो जन समाज में प्रचलित हैं वो है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। बहुत ही ऊंचे किस्म के थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सफलता का एक राज कौटिल्य भी थे। 327 ईसा पूर्व की बात है। ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके।
चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। जिस समय अलक्षेंद्र या सिकंदर या जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है, उन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो स्थितियां थी, उस समय नंद वंश में ही इतना सामर्थ्य था कि वह अलक्षेंद्र का मुकाबला कर सकता था। और उस आशय से आचार्य विष्णुगुप्त धननंद के पास गए होंगे या गए थे, और उस समय धननंद ने उनका अपमान किया और उसके कारण एक शिक्षक, एक आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश नहीं कर देता, क्योंकि धननंद एकमात्र राष्ट्र विरोधी व्यक्ति नहीं था या जो राष्ट्र के हित में नहीं सोचता था, तो उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं समस्त राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश करूंगा। पर ये उस प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। उस प्रतिज्ञा का दूसरा हिस्सा है कि जहाँ विध्वंस है वहाँ विकास भी होना चाहिए, जहाँ विध्वंस है वहाँ सृजन भी होना चाहिए। तो उसके बाद मैं वापस एक अखंड भारत का, एक जिसे कहते हैं एकत्रित भारत का निर्माण करूंगा। चाणक्य की ये प्रतिज्ञा पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदलने वाली थी। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने उसका विरोधी तैयार करने की ठान ली। उन्होंने जिस व्यक्ति का निर्माण किया और उस जैसे व्यक्तियों का निर्माण किया, उसे इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से मिले होंगे, इस पर भी दो मत हैं, लेकिन वो युवा था, 17 वर्ष की उसकी आयु थी, और 17 वर्ष की आयु में उसने विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ना शुरू किया, और 21 वर्ष की आयु में वह भारत का सम्राट बना। तो एक ऐसी प्रतिभा को ढूंढना, उस प्रतिभा का मार्गदर्शन करना, उसके साथ भारत की शक्ति को एकत्र करना, जागृत करना, उसको प्रेरित करना, और उसके बाद मगध विजय करना। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का आप नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको वे सारे प्रपंच, छल, रणनीति, युक्तियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जिसके आधार पर उन्होंने बिना हिंसा के, जिसे विद्रोह कहते हैं, वो किया। और पाटलिपुत्र तो स्वतंत्र हुआ ही, धननंद जैसे शासकों से उन्होंने पूरे भारत को मुक्त किया। किंग मेकर तो थे ही, उन्होंने राज सत्ता बदल दी, एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का लाया। चाणक्य ने नन्हे चंद्रगुप्त को रणनीति और युद्ध कला सिखाने का आरंभ किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व में सभी को एकत्रित इसलिए करना शुरू किया क्योंकि चाणक्य चाहते थे इस बार तो जो बाहर से आक्रांता आए थे लौट गए, लेकिन अगली बार यदि कोई आता है और ऐसे ही भारत छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में बटा रहा तो उत्तर नहीं दे पाएगा। संस्कृति की रक्षा करनी है और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी दृष्टि बड़ी हो। 20 साल या 21 साल के रहे होंगे, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर अपना दायित्व ग्रहण किया और अखंड भारत के उस साम्राज्य की रचना की जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी। आज भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेचों की जो शतरंजी चालें दिखती हैं, उसके जनक चाणक्य ही हैं। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदाबहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान भी पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे। यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था।
चंद्रगुप्त ने अलक्षेंद्र के सत्रपों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलक्षेंद्र के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त ने मगध में जोड़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था। चंद्रगुप्त की शासन की जो सबसे पहली विशेषता है वह यह कि उनके वक्त में भारत अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, और दक्षिण भारत जो आज आप कहते हैं वह भी भारत का अंश था। पूरब में ये जो आज भारत का हिस्सा है, ये सारा जो अनडिवाइडेड इंडिया का जो हिस्सा है वो था। दक्षिण में सुदूर दक्कन भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा था। तो एक बड़े भारतवर्ष की जो हम कल्पना करते हैं वह स्वरूप ले चुका था चंद्रगुप्त के वक्त में। मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसके मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था, कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार की लाख कोशिशों के बावजूद मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक नया राजा था, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक बहुत अत्याचारी था। लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था, और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जो इनिशियल एक्सपेडिशंस का होता था कि दूसरे राज्यों को अपने अंदर में लाना, ये एक मुहिम की तरह चला था। उसको जैसे उनको चंडाल अशोक भी कहते थे, कि दूसरे राज्यों को कब्जा करके अपने अधीन करना और फिर अपने राज्य विस्तार का एक पहलू था, जो कलिंग पर भी अटैक करना। अपने शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह अशोक महान। अशोक के दो तरह का जीवन है, एक कलिंग युद्ध से पहले का अशोक और कलिंग युद्ध के बाद का अशोक। तो कलिंग युद्ध से जब पहले के अशोक को हम देखते हैं तो उसे चंड अशोक कहा जाता है, क्योंकि उसने बड़ा कठोर नियम लागू किया था। उसकी जनता उससे बहुत डरती थी, अशोक से। अशोक का खौफ इतना था कि उसने अपने विरोधियों का समूल नष्ट कर दिया। वहाँ पे कई ऐसी किताबें हैं जिसमें अशोक के बारे में कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। हालांकि उसने उत्तराधिकार का जो सबसे प्रबल दावेदार था सुसीम, उसी की हत्या कर दिया था। साथ ही जब उसने कलिंग युद्ध किया 261 ईसा पूर्व, तो उस युद्ध में भी उसने जनहानि इतनी ज़्यादा किया कि उसका हृदय विचलित हो गया, और इसकी जानकारी उसने 13वें शिलालेख में भी दिया है। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों, दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। ये अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिलियां अविद्या से दुख और बाकी 12 दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती हैं। इसके अलावा हमारा राष्ट्र चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता था। बिहार की धरती अगर खूनी संघर्ष का रणक्षेत्र बनी, तो अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश भी यहीं से निकला। अगर नंद का कुशासन यहां था, तो सम्राट अशोक का आदर्श शासन भी यहीं था।